नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है विद्युतकार व्यवसाय का परिचय और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, इस चैप्टर में हम मोस्टली जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रीशियन के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से हम व्यवसाय कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा स्कोप है, इन सब के बारे में हमारे को बताया गया है। साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही नहीं है, कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो डीजल मैकेनिकल हो, चाहे वो वायरमैन हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, सबके अंदर जो है कुछ ना कुछ सुरक्षा सावधानियां हमारे को पढ़नी होती हैं। उन्हीं सुरक्षा सावधानियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है, या एक परीक्षण करने वाला जो है उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, विद्युतकार व्यवसाय का परिचय जो है उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विद्युत जो है वो किस प्रकार से पैदा हुई। सबसे पहले जो है विद्युत के बारे में किसने सोचा होगा? तो जाहिर सी बात है, जिस किसी ने भी विद्युत का आविष्कार किया होगा उसने सर्वप्रथम जो है वो आकाशीय विद्युत को देख करके ही ऐसा सोचा होगा कि कोई विद्युत भी होती है या ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पावर भी ऐसा हो सकता है जो हमारे पंखे चला सकता है, ट्यूबलाइट बल्ब चला सकता है, या और भी बहुत सारी मशीनरियां चला सकता है। तो हमें आकाशीय विद्युत से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि आकाशीय विद्युत जो है वो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो कहीं ना कहीं हमारे बीच एक डर, एक रोमांच, एक आश्चर्य पैदा करती है। क्योंकि आकाशीय विद्युत जो है उससे हमेशा से ही हमें डर लगता आया है और हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहा है कि किस प्रकार से ये चमकती होगी, ये गिरती क्यों है, मनुष्य जो है उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है, काली वस्तुओं के ऊपर ही बिजली क्यों गिरती है, आवाज़ जो है हमें पहले आवाज़ जो है हमें बाद में सुनाई देती है और चमक जो है हमें पहले दिखाई देती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्नों की तरह उठ रही होगी और इन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर के हम प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हम आकाशीय विद्युत जो है उसका वैज्ञानिक रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ही आकाशीय विद्युत जो है वो किस प्रकार से पैदा होती है, क्या है इसका वैज्ञानिक रीजन। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम जिस धरातल पे रहते हैं उस धरातल पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इसके अलावा जलाशय हैं और इन सब से वाष्प का उत्सर्जन होता रहता है। ये उत्सर्जित वाष्प धूल के कणों के साथ संघनित होती है। दोस्तों, यहां संघनित शब्द जो है, संघनित जो शब्द है वो संघनन से बना है। संघनन का आज से हम सब जानते हैं कि किसी गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। हम इसके उदाहरण भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। पहला उदाहरण मैं ले सकता हूं कि किसी गिलास में बर्फ रख दी जाए तो उसके बाहर की ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती है, पसीने की तरह हमें दिखाई पड़ती है। ये बूंदें कहाँ से आई? क्योंकि ये जिस धरातल पे रखा हुआ है उस पे उत्सर्जित वाष्प है और ये गर्म वाष्प ठंडा स्थान देख करके यहाँ पर क्या हो गई, जमा हो गई है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बर्फ के गिलास के बाहर पानी की बूंदें पसीने के रूप में जमा होना जो है वो संघनन का कारण है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो है वो पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती है उनके ऊपर ओस की बूंदें जमा हो जाती है।
दोस्तों यह भी जो है वो संघनन का कारण है, क्योंकि उत्सर्जित वाष्प जैसे ही बाहर निकलती है तो आप देखते होंगे कि चारों ओर का वातावरण जो है वो सर्दियों में ठंडा है, तो इसलिए वहां पर क्या होगी, पानी की बूंदें जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संघनन का आशय जो है वो किसी गैस का द्रव में बदलना है, और इसी संघनन से अपना संघनित शब्द बना है। और संघनित किसके साथ संघनित, कौन संघनित, यहाँ पर उत्सर्जित वाष्प जो है, गर्म वाष्प जो है वो धूल कणों के साथ में संघनित हो रही है। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे वाष्प ऊपर की ओर उठती है तो जाहिर सी बात है उसके टेम्परेचर में कमी आती है, और टेम्परेचर में कमी आने के कारण वो गैस से द्रव में बदलती है और द्रव से ठोस में बदल जाती है। बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना, क्योंकि जैसे ही गैस होगी ऊपर जाकर के द्रव बनेगी, द्रव के बाद में इसकी जो फॉर्म होती है वो ठोस के रूप में बनती है, यानी बर्फ के रूप में जो है वो पानी की बूंदें ऊपर जमा होती है, और जिनसे क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है, जिनसे बादलों का निर्माण होता है, बादल बनते हैं। दोस्तों आप सभी को पता हो कि ये बादल किसी दूसरे बादल या वायु के साथ घर्षण करते हैं। और कब करते हैं घर्षण, जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, उस समय बादल किसी दूसरे बादल से या वायु के साथ में घर्षण करता है, और घर्षण के परिणाम स्वरूप दोस्तों इन बादलों में आवेश इकट्ठा हो जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो जाता है। आप सबको पता होना चाहिए, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि हम जिस धरातल पे रहते हैं उस धरातल पर पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जलाशय होते हैं, और इन सब से वाष्प का उत्सर्जन होता रहता है। ये उत्सर्जित वाष्प धूल कणों के साथ में संघनित होती है, धूल कणों के साथ संघनित होकर के और बादलों का निर्माण करती है, और बादल जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करने के कारण आपस में घर्षण करते हैं, और घर्षण के परिणाम स्वरूप दोस्तों उनमें आवेश इकट्ठा हो जाता है, और इसी आवेश से हमारी आकाशीय विद्युत का जन्म होता है। दोस्तों बादलों की बादलों में ही धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का आपस में डिस्चार्ज होना, बादलों में ही आवेश का डिस्चार्ज होना एक चमक पैदा करता है, और ये चमक जो है वो धरातल से देखने जाने वाले व्यक्ति को ये चमक जो है वो आकाशीय विद्युत के रूप में दिखाई देती है, आकाशीय विद्युत के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के बल में जो है वो कमी आती जाएगी, तो इसलिए जो है वो बादल जो है वो एक साथ गिरने वाले भी नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का कोई खिंचाव है नहीं, और ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेंगे और हवाओं के प्रवाह से क्या कर देंगे, बरसात करेंगे। तो जाहिर सी बात है बारिश के दिनों में ही अपने को जो है वो ज्यादा आकाशीय विद्युत की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अलावा हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है आकाशीय विद्युत। आपने अभी अभी पढ़ा कि धरातल से बादलों के बीच जो है वो आवेश पैदा हो चुका है। ये आवेश जो है दोस्तों, ये आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि आकाशीय विद्युत या बिजली के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला हम कहेंगे इंट्रा क्लाउड, दूसरा हम कहेंगे क्लाउड टू क्लाउड, तीसरा हम कहेंगे
क्लाउड टू ग्राउंड, इंट्रा क्लाउड। दूसरा जो है वो है अपना क्लाउड टू क्लाउड, और तीसरा जो है हमारा वो है क्लाउड टू ग्राउंड। तीनों को हम समझते हैं दोस्तों। यहां सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लाउड, इंट्रा क्लाउड की। इंट्रा क्लाउड का मतलब क्या है? इंट्रा क्लाउड का मतलब है बादलों की बादलों में ही इस पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश का डिस्चार्ज हो जाना। बादलों की बादलों में ही जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश डिस्चार्ज होते हैं दोस्तों, तो एक चमक हमारे को दिखाई पड़ती है, ना कोई आवाज आती है, ना किसी प्रकार का हमारे को जान और माल का नुकसान होता है। तो इस प्रकार की जो विद्युत होगी वो कौन सी होगी? आपकी इंट्रा क्लाउड। अब बात करते हैं क्लाउड टू क्लाउड की। तो क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है दोस्तों? एक बादल दूसरे बादल के जो आवेश होते हैं उनके साथ में डिस्चार्ज होते हैं। तो एक बादल से दूसरे बादल के अंदर जब आवेश का डिस्चार्ज होता है तो उस समय जो चमक और आवाज पैदा होती है वो कहलाती है आपकी क्लाउड टू क्लाउड। दोस्तों इसमें भी किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है। हाँ, चमक एक पैदा होती है, आवाज पैदा होती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं तीसरे क्लाउड टू ग्राउंड। तो क्लाउड टू ग्राउंड जो है दोस्तों वो क्या है? क्लाउड टू ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं तो यहां सीधा सा हमें पता लग रहा है कि बादल से ये कहां आएगी? पृथ्वी पर, ग्राउंड पर। तो बादल से डिस्चार्ज होने के लिए पृथ्वी पर आएगी, यानी बादलों का जो पॉजिटिव आवेश था वो पृथ्वी के नेगेटिव आवेश से, या फिर नेगेटिव आवेश जो बादलों का है वो पृथ्वी के पॉजिटिव आवेश से। बिल्कुल दोस्तों, दोनों चीज होती है। आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि यहां पर पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश के साथ में आता है। तो इस प्रकार का जो है वो रिटर्न स्ट्रोक कहलाता है और ये थंडर स्ट्रोक कहलाता है। तो रिटर्न स्ट्रोक और थंडर स्ट्रोक दोनों हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव आवेश नेगेटिव के साथ में भी मिल सकता है और नेगेटिव आवेश जो है वो पॉजिटिव आवेश के साथ में भी मिल सकता है। और ये दोनों के दोनों दोस्तों किस में आते हैं? क्लाउड टू ग्राउंड में। क्लाउड टू ग्राउंड को हम और भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्लाउड टू ग्राउंड जो है उसी से ही हमारे को जान और माल की नुकसान होता है, क्योंकि इसी से हमारे को जो है वो क्षति होती है। कैसे होती है वो भी हम सीखते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लाउड टू ग्राउंड, यानी बादल से पृथ्वी पर आवेश का डिस्चार्ज होना। यहां आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई मीनार है और इस मीनार के ऊपर जो है बारिश के अंदर ये गीला हो गया है। यहां पर जो है वो कोई एक पेड़ है जो मीनार से कम ऊंचाई पर है, और इससे भी जो है कोई ऊंची बिल्डिंग है। ये भी बारिश के अंदर जो है वो नमी युक्त हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है आकाश से विद्युत जो है वो सबसे पहले किस पे गिरेगी? सबसे पहले गिरने के चांस जो है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग पे होंगे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले विद्युत के लिए माध्यम जो बनेगी वो कौन बनेगी? जो ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ जो है ये पृथ्वी से कनेक्ट है ही, और आकाशीय आवेश जो है वो इस बिल्डिंग को अपना माध्यम बनाते हुए और इस प्रकार से जो है वो डिस्चार्ज होगा। तो जाहिर सी बात है इस बिल्डिंग को भारी नुकसान होगा। यदि आप इस पे लाइटिंग अरेस्टर की व्यवस्था कर दें, अभी लाइटिंग अरेस्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि लाइटिंग अरेस्टर एक ऐसी व्यवस्था है जो आकाशीय विद्युत को ग्राउंड करने का काम करेगी। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर नहीं गिरेगी। कई बार क्या होता है दोस्तों,
इस पे नहीं गिरकर और इसके ऊपर बिजली गिर जाए, तो इसका कारण यही हो सकता है कि हो सकता है ये अच्छा माध्यम नहीं बन पाया हो उस समय, और ये वाली जो उससे कम ऊंचाई के ऊपर जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर बिजली गिर गई। तो इसका सीधा सा रीजन यही है कि उस समय जो है वो ये अच्छा माध्यम बन गया हो उसके लिए। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि करंट हमेशा जो है वो कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते में बहती है। तो हो सकता है कि इन दोनों बिल्डिंगों में रेजिस्टेंस जो है वो इसका कम रहा हो और इसका ज़्यादा रहा हो। तो जिसका कम रहेगा उसके अंदर क्या होगा, आकाशीय विद्युत का प्रवाह हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है फिर उसको नुकसान पहुंचेगा। अब पेड़ की बात करें अपन, तो दोस्तों पेड़ों के ऊपर बिजली हमेशा गिरती रहती है, इसलिए हमारे को पेड़ों के नीचे कभी भी नहीं रुकना चाहिए। उसका रीजन ये है कि गीले पेड़ जो होंगे वो नमी युक्त होंगे, और नमी युक्त होने के कारण वो आकाशीय विद्युत से जल्दी संपर्क कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा क्या है, अपन ने पढ़ा है कि करंट जो है वो किधर फ्लो करेगी, कम रास्ते वाले, कम प्रतिरोध वाले रास्ते में। तो यहाँ पर गीले पेड़ जो हैं उनमें क्या हो, करंट का डिस्चार्ज होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए कभी भी पेड़ों के नीचे हमें नहीं रुकना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आकाशीय विद्युत जो है उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं। जिनमें हमारा पहला प्रश्न जो है, बिजली जब गिरती है तो आवाज क्यों करती है? बिजली जब गिरती है तो आवाज क्यों करती है? इसका सीधा सा रीजन दोस्तों ये है, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ बादल है, इन बादलों में जो है वो आवेश है, और यहाँ पर जो है आपका धरातल है, पृथ्वी है, यहाँ पर भी कोई आवेश होगा। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ की जो ठंडी वायु है वो गर्म होकर के और तेजी से ब्लास्ट होती है, उसका डिस्चार्जेशन होता है। यानी ठंडी वायु जो है वो आकाशीय विद्युत से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आकाशीय विद्युत जो है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हम ज़्यादा मानते हैं। तो जाहिर सी बात है 27,000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर यदि वो आवेश पृथ्वी से मिल रहा है तो उसके बीच में जो ठंडी वायु आई है वो क्या होगी, गर्म होकर के और कंप्रेसित होगी और ब्लास्ट करेगी, और ब्लास्ट के समय जो है हमारे को आवाज आएगी कड़कने की। यही कारण है दोस्तों कि बिजली जब भी गिरती है तो आवाज करती है। अब यहां पर कईयों का एक और प्रश्न होता है कि सर कई बार ऐसा होता है कि बिजली चमकती पहले है और आवाज बाद में आती है। बिल्कुल दोस्तों, इसका भी एक वैज्ञानिक रीजन ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है उसका वेग जो है वो 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि मैं बात करूं ध्वनि की, तो ध्वनि का जो वेग होता है वो ओनली 433 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों यहां पर वेग किसका ज्यादा है, प्रकाश का ज्यादा है। तो प्रकाश हमें क्या होगा, पहले दिखाई देगा, जबकि आवाज जो है वो क्या आएगी, बाद में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका एक और प्रश्न होता है
बोला सर कई बार जो है, कई बार आकाशीय विद्युत चमक तो पैदा करती है, परंतु आवाज नहीं आती। तो इसका रीजन दोस्तों ये है, आप सबको पता हो कि प्रकाश को 100 माइल्स की दूरी से भी देखा जा सकता है, जबकि ध्वनि को केवल 12 माइल्स की दूरी तक ही सुना जाता है। तो आपका प्रश्न था कि कई बार विद्युत चमक तो पैदा होती है, आकाशीय विद्युत की चमक तो पैदा होती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। तो इसका सीधा सा रीजन है कि प्रकाश जो है उसको अपन काफी दूर से देख सकते हैं, जबकि आवाज जो है वो उससे कम दूरी तक सुनी जा सकती है। तो यही कारण है। एक और प्रश्न रहता है दोस्तों कि सर काली वस्तुओं के ऊपर ही बिजली क्यों गिरती है? काली वस्तुओं पर ही बिजली अधिक क्यों गिरती है? तो काली वस्तुओं पर ही बिजली गिरने का रीजन सीधा सा है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि काली वस्तुएं जो हैं वो ऊष्मा की अवशोषक होती है, ऊष्मा की अवशोषक है। अब आपको पता है कि आकाश से जो बिजली गिर रही है उसका टेम्परेचर जो है वो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। तो ऐसे में काली वस्तुएं जो हैं उसको अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, इसीलिए काली वस्तुओं के ऊपर जो है वो बिजली ज्यादा गिरने की संभावना होती है। अगला प्रश्न जो है हमारा इसी में ही, कई बार बोलते हैं कि बोला सर बिजली जो है वो ग्रीक व रोमन लोगों के अनुसार देवताओं का प्रकोप है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैं यही कहूंगा कि ये उनकी ग्रीक लोगों की या रोमन लोगों की पौराणिक गाथाओं के आधार पर मान्यता हो सकती है, बाकी इसका कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि आकाश के देवता जो जुपिटर हैं वो जिस व्यक्ति के ऊपर नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसके ऊपर प्रहार स्वरूप उसको दंड देते हैं, आकाश से बिजली गिरा करके उसको मार देते हैं, ऐसी उनकी मान्यता हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे फिर हम बात करते हैं इसी में ही कि आकाशीय विद्युत जो है, आकाशीय विद्युत से कौन सी शारीरिक क्षति होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि मान लो ये कोई मनुष्य है, जब इसके ऊपर आकाश से विद्युत गिरेगी, इस व्यक्ति के ऊपर आकाश से विद्युत जब गिरेगी तो सबसे पहले जो है इसका ब्रेन जो होगा वो डैमेज होगा। इसके अलावा
इसके कान के पर्दे फट सकते हैं, इसकी आंखें बाहर आ सकती है, इसका श्वसन प्रणाली जो है वो ध्वस्त हो सकती है, ये इसके शरीर में कहीं ना कहीं से ब्लड का प्रवाह होने लग सकता है, या फिर ये पूरा ही हो सकता है कि संपर्क में आकर के और पूरा का पूरा व्यक्ति ही मर जाए या जल जाए। तो इस प्रकार के जो है वो आकाशीय विद्युत से शारीरिक क्षतियां होती है। इनके अलावा कई बार जो है वो शरीर के ऊपर जो है वो टैटू जैसे निशान भी बन जाते हैं आकाशीय विद्युत से, इस प्रकार के निशान भी बन जाया करते हैं। तो ये सब जो है वो आकाशीय विद्युत से शारीरिक क्षतियां होती है। अब बात आती है, बोला सर आकाशीय विद्युत से कैसे बचा जाए, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आकाशीय विद्युत से बचाव, सबसे पहली बात तो ये कि बारिश के दिनों में बाहर ही नहीं निकले, कोई जरूरी काम हो तो बचाव के साथ में निकले। बचाव क्या है, ऊंचे स्थानों पर न जावे। दूसरी बात, खुले मैदानों में न जावे और न ही भागे। क्योंकि देखो दोस्तों, यहां पर भागे मैंने शब्द इसलिए लिखा है कि भागने से क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है और वो कहीं ना कहीं जो है वो आकाशीय विद्युत को गिरने में हेल्प करती है, इसलिए हमारे को भागना नहीं चाहिए। यदि आप खुले मैदान में हो भी तो अपने को बैठ जाना चाहिए अपने कानों को बंद करके, क्योंकि कान बंद करने से आपके कान के पर्दों को नुकसान नहीं होएगा, और बैठने से यह होगा कि एक तो ऊंचाई कम हो जाएगी, दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, जबकि भागने से क्या होगा, रेजिस्टेंस में कमी आएगी। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तीसरी बात, मोबाइल या किसी प्रकार के सेल फोन या फिर इंटरनेट वगैरह इनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, आसमान से होती हुई विकिरणें आती है, तो वो इनका रास्ता जो है वो आसान कर देती है, तो इसका भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चौथी बात अपन ये पढ़ सकते हैं कि किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। कई बार ऐसे भी कहते हैं लोग कि दूधारू पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर बिजली ज्यादा गिरती है, जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, गुल्लर हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो दूधारू पेड़ जो होते हैं उनमें नमी ज्यादा होती है, और नमी ज्यादा होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब क्या है, आकाशीय विद्युत के लिए और सीधा रास्ता है, तो और सीधा रास्ता है तो वो जल्दी ग्राउंड होगी। तो इसलिए क्या है, जो दूधारू पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर बिजली ज्यादा गिरती है, और वैसे कोई सा भी पेड़ हो उसके नीचे हमें नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे को एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि आकाशीय विद्युत जो है जब भी गिरती है तो हमें संकेत जरूर देती है। जैसे आपके बाल जो है वो आसमान की ओर जो है वो अट्रैक्टिव होने लग जाएंगे, आकर्षित होने लग जाएंगे। इसके अलावा वहां पर एक गर्म सा माहौल बन जाएगा। इसके अलावा आपके शरीर में एक झुनझुनी सी होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों का यदि आपको पता लग रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर बिजली गिरने की पूरी संभावना है, और सेकंडों में ही बिजली गिरने वाली है। ऐसे में आपको तुरंत क्या करना है, बैठ जाना है, अपने कानों को पकड़ करके कान के पर्दों को दबा करके बैठ जाना है। तो ये सब बातें जो हैं वो आकाश से विद्युत से बचने के लिए हमारे को करनी है। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर की। इसको तड़ित निरोधक लाइटिंग अरेस्टर, शॉर्ट में इसको एलएवी कहा जाता है, या फिर तड़ित चालक के नाम से भी जानते हैं, तड़ित चालक। दोस्तों आप सबको यह भी पता हो कि तड़ित चालक का सिंबल कैसा होता है। तो तड़ित चालक का सिंबल ऐसा होता है,
और चित्र जो है वो ये है, यानी आपको दिखाई कैसा देगा, इस प्रकार से नुकीली कीले सी लगी हुई होती है और इस प्रकार से तड़ी चालक लगा हुआ होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो किसी चिमनी या भट्टी के ऊपर जो है वो इस प्रकार से लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ होता है। मान लो ये किसी भट्टे की चिमनी थी और इस चिमनी के ऊपर इस प्रकार से कोई लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि इस भट्टे वाले की जो है वो बेरुजी या माताजी की मान्यता होगी, इसलिए इसने त्रिशूल लगा रखा है। ये वास्तव में कोई त्रिशूल नहीं होता है, ये वास्तव में क्या है, एले है, लाइटिंग अरेस्टर है, जो किसी कॉपर की पत्ती के साथ में, जो किसी कॉपर की पत्ती के साथ में पत्ती नुमा संरचना इसलिए रखी जाती है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी कि कटाव क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में क्या रहेगी, कमी। तो इसीलिए इसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पत्ती नुमा लेते हैं और पत्ती नुमा चालक के साथ में इसको ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि अर्थिंग प्लेट के साथ में अपन नमक, कोयला, पानी इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पर हमेशा क्या रहे, नमी रहे, अच्छा क्या है अपना अर्थिंग रहे। तो इस प्रकार से आपका लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। अब देखो लाइटिंग अरेस्टर की मैं परिभाषा की बात करूं तो लाइटिंग अरेस्टर की परिभाषा के लिए मैं कह सकता हूं कि आकाशीय विद्युत यानी कि जो आवेश था उस आवेश को ग्राउंड करने की व्यवस्था का नाम, इस आकाशीय विद्युत या आवेश को ग्राउंड करने की व्यवस्था का नाम जो है वो क्या है, लाइटिंग अरेस्टर है। आप सबको यह भी पता हो दोस्तों कि जब भी आकाशीय विद्युत गिरती है, जब भी आकाशीय विद्युत गिरती है तो इस कॉपर की पत्ती से होती हुई ग्राउंड हो जाएगी और इस चिमनी को जो है वो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये कॉपर की पत्ती अच्छी स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट को वहन करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई पतला सा तार लगा दिया और आकाशीय विद्युत से जो है वो कोई नुकसान ही नहीं हो, ऐसी कामना कर बैठो। क्योंकि हमेशा क्या है, ये पत्ती जो है वो हजारों एम्पियर की करंट लेकर के चले, इस प्रकार की होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अच्छी लगाओगे उतना ही जो है आपको नुकसान कम होगा या नहीं होने के चांस है। ये आपका लाइटिंग अरेस्टर था। लाइटिंग अरेस्टर जो है कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनको मोस्टली जो है लाइटिंग अरेस्टर्स जो हैं उनको मोस्टली जो है आप प्रसारण उत्पादन वितरण का जो लेसन है उसमें पढ़ते हो। प्रसारण उत्पादन वितरण का जो लेसन होता है उसमें आप इनको पढ़ने वाले हो। आगे फिर हम बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर जो है मान लो किसी बिल्डिंग पे लगा दिया जाए और उसको ग्राउंड कर दिया जाए, तो आपको सबसे जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जहां भी जॉइंट होंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हो जॉइंट है, यहां पर जॉइंट होगा, अर्थिंग प्लेट से जुड़ेगा तो जॉइंट है, और यहां पर जो है वो लाइटिंग अरेस्टर से जुड़ेगा तो जॉइंट है। तो ये जोड़ जो होने चाहिए ये मजबूती से होने चाहिए और इस प्रकार की धातु से जॉइंट होने चाहिए कि किसी प्रकार से यहाँ कोई जंग वगैरह नहीं लगे। तो ये सब चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। ये लाइटिंग अरेस्टर जो है वो दिखने में कैसे दिखाई देते हैं, तो ये लाइटिंग अरेस्टर जो है वो इस प्रकार के हमारे को दिखाई देते हैं। ये लाइटिंग अरेस्टर का ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से आवेश जो है वो प्रवेश करेगा, और ये नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो ये किसी अर्थिंग प्लेट के साथ में यहाँ नट बोल्टों के सहायता से जो है वो कस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये दोस्तों अपना पूरा कंप्लीट लाइटिंग अरेस्टर हो जाता है। तो लाइटिंग अरेस्टर हमारे को सबको लगाना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर से हमारे को बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला है आकाशीय विद्युत से, उससे हम बच सकते हैं। आगे फिर इसी में बात करते हैं हम यूनान के महान वैज्ञानिक थेल्स के बारे में। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक थेल्स जो है वो ज्यामिति के जनक भी हैं, और वैज्ञानिक थेल्स ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक नाम दिया। यानी विद्युत जो शब्द है वो सबसे पहले यूज किसने किया था? वैज्ञानिक थेल्स ने। आप सबको यह भी पता हो दोस्तों कि आज से 2500 वर्ष पूर्व कहरवा नामक पदार्थ को रेशम पर रगड़कर घर्षण करवाकर स्थैतिक विद्युत पैदा करने का कार्य किया। वैज्ञानिक थेल्स जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है वो कहरवा नामक कोई पदार्थ था उसको रेशम के ऊपर रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में इन्होंने सफलता प्राप्त करी और इन्होंने नाम दिया उसको स्थैतिक विद्युत। नाम क्या दिया? स्थैतिक विद्युत। तो ध्यान रखें आप सब कि यूनान के महान वैज्ञानिक थेल्स जो ज्यामिति के भी जनक हैं और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है वो कहरवा नामक पदार्थ को रेशम पर रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करी और इसे स्थैतिक विद्युत नाम दिया और इन्होंने ही जो है वो इलेक्ट्रिक या विद्युत नाम दिया। तो ये आप सबको जो है वो पता होना चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं वैज्ञानिक वोल्टा के। अलेसांद्र वोल्टा इनका पूरा नाम है। वैज्ञानिक वोल्टा जो है उन्होंने चल विद्युत का आविष्कार किया। चल विद्युत का आविष्कार किया। आप सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक वोल्टेइक सेल बनाया जिसमें एक जो छड़ थी वो जिंक की थी और एक जो छड़ थी उसमें कॉपर की थी और H2SO4 जो है वो विलयन के रूप में इन्होंने काम में लिया और इससे जो है वो सर्वप्रथम जो है वो तारों में प्रवाहित होने वाली विद्युत का आविष्कार किया जिसे आप चल विद्युत भी कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे माइकल फेराडे के लिए। तो माइकल फेराडे जो है इन्होंने भी चल विद्युत का आविष्कार किया। चल विद्युत का आविष्कार किया परंतु वोल्टा ने जो किया था वो तो किया था रासायनिक विधियों के आधार पर, जबकि वैज्ञानिक वोल्टा जो है उन्होंने किया चुंबकीय प्रेरण से। तो चुंबकीय प्रेरण से सर्वप्रथम EMF पैदा करने में सफलता प्राप्त करी और किस प्रकार से की कि कोई चुंबक के क्षेत्र है, इस चुंबक के क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान कर दिया जाए या उसकी मात्रा में परिवर्तन करवाया जाए तो उसमें एक EMF पैदा हो जाता है और ये EMF जो था वो चल प्रकार का था। इसे भी तारों में प्रवाहित किया जा सकता है। दोस्तों आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि आज जितना भी जो कॉमर्शियल में अपन यूज कर रहे हैं, जितनी भी विद्युत को अपन यूज कर रहे हैं, वो सब के सब जो विद्युत जो है वो चल विद्युत के द्वारा और वैज्ञानिक फेराडे के द्वारा पैदा की गई विद्युत को अपन काम में ले रहे हैं। यानी 80-90% जो काम में ले रहे हैं वो माइकल फेराडे के सिद्धांतों पर पैदा की गई विद्युत को काम में ले रहे हैं। बाकी जो सेल बैटरी से अपने को मिल रही है वैज्ञानिक वोल्टा के नियम के आधार पर वो तो लगभग 10 से 20% ही है। आगे फिर मैं बात करूंगा अलेसांद्र वोल्टा के बाद में बात करें अपन ने माइकल फेराडे की, और माइकल फेराडे के बाद में हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने E = mc² के नाम से एक नियम दिया और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण के प्रतिपादक जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन को ही कहते हैं अपन। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत वास्तव में है क्या? आप सबने पढ़ रखा है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती
और न ही ऊर्जा का विनाश संभव है। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। हाँ, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर कर सकते हैं। तो परिवर्तित करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ताप का सहारा ले सकते हो, दाब का सहारा ले सकते हो। तो ताप और दाब की सहायता से आप जो है वो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे? मान लो ये कोई मनुष्य है, इस मनुष्य ने जो है वो बहुत सारे रसायन खाए। तो रसायन खा करके इसने यांत्रिक ऊर्जा बना दी। रसायन खा करके इसने यांत्रिक ऊर्जा बना दी और इस यांत्रिक ऊर्जा को मैं किसी जनरेटर में या डायनेमो में देता हूं। मान लो मेरे पास में ये कोई जनरेटर है, इस जनरेटर को मैं घुमा दिया यानी यांत्रिक ऊर्जा दे दी। तो जाहिर सी बात है इससे मेरे को क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से मेरे को क्या मिली, विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा को जो है मैं किसी लैंप में दे देता हूं, कोई लैंप है उसको दे देता हूं। तो उस लैंप से मेरे को क्या मिलेगा, प्रकाश ऊर्जा। और यहां पर सपोज करें आपकी कोई पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और भोजन बनाएंगे। और यही भोजन जो है वो रसायनों के रूप में मनुष्य वापस से ग्रहण करेगा और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहेगा। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो कैसे बदलेगी, ताप के द्वारा और दाब के द्वारा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? आगे फिर हम बात करते हैं विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विभिन्न अनुप्रयोगों से अनुभव किया जा सकता है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और विभिन्न अनुप्रयोगों से मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, जैसे विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऐसे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ऐसे ही बात करता हूं मैं विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव, किरण प्रभाव। तो दोस्तों हम अलग अलग प्रकार से इसको देख सकते हैं। आप रासायनिक प्रभाव को देखना चाहते हैं तो सेल बैटरी में देख सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव के लिए हम बात करें तो पंखा, कूलर, मोटर जितने भी हैं इन सब में हम देख सकते हैं। उसमें प्रभाव की बात करें हम तो उसमें प्रभाव जो है उसको किसी भी हीटर में देख सकते हैं। गैस आयनीकरण प्रभाव जो है वो लैंपों के अंदर अपन डिस्चार्जेशन प्रक्रिया करवा करके देख सकते हैं, उच्च प्रकाश के लिए हम काम में लेते हैं। और किरण प्रभाव जो है उसको हम एक्सरे वगैरह जो मशीनें होती हैं उनमें हम देख सकते हैं। तो ये सब के सब जो है वो विद्युत के अनुप्रयोग है, विद्युत के अनुप्रयोग हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और उस ऊर्जा को आप जो है, क्योंकि ऊर्जा के लिए अभी अपन ने पढ़ा कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको
उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बदला जा रहा है, कभी उसको रासायनिक प्रभाव में बदला गया, कभी उसको चुंबकीय प्रभाव में, कभी ऊष्मीय प्रभाव में। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर रहे हैं, विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे फिर हम बात करेंगे कि विद्युत जो है वो दो प्रकार की होती है मोस्टली। एक तो है स्थितिक विद्युत, जिसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा था कि वैज्ञानिक थेल्स जो है वो उसके आविष्कारक हैं, वो उसके प्रतिपादक हैं। तो वैज्ञानिक थेल्स जो हैं उन्होंने स्थितिक विद्युत को आविष्कार किया था। और आपको अभी ये भी बताया कि कहरवा नामक पदार्थ को रेशम पर रगड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त करी। अब आपको यहां सीखना है कि स्थितिक विद्युत जो है उसे तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप इसके उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। कई बार हम सबने किया होगा कि पेन लिया और पेन को किसी कपड़े के ऊपर रगड़ दिया और उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। तो ये जो है उसको रगड़ने से, घर्षण करवाने से उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्थितिक ऊर्जा जो है वो इकट्ठी हो गई है और यही स्थितिक ऊर्जा है। लेकिन क्या अपन इस स्थितिक ऊर्जा को तारों में प्रवाहित करके काम कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, नहीं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि किसी को घर्षण करवा कर, उदाहरण में लिख सकता हूं मैं यहां पर कि कहरवा नामक पदार्थ को रेशम पर घर्षण करवाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा आप और उदाहरण ले सकते हैं। रात के समय ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनको अपन इस प्रकार से झटकाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एक चमक सी पैदा होती है, तो वो भी स्थितिक विद्युत के कारण ही होती है। तो ऊनी वस्त्रों में चमक का पैदा होना। ऐसे ही अपन और उदाहरण ले सकते हैं। आप जब सूखे बालों को कंघी करते हैं तो बार बार आप कंघी करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कंघे के द्वारा बालों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। तो ये भी स्थितिक विद्युत का ही एक उदाहरण है। तो कंघे द्वारा बालों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब जो है वो स्थितिक विद्युत के उदाहरण है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं आगे चल विद्युत की। तो दोस्तों ये तो आप सबको पता है ही कि स्थितिक विद्युत वो विद्युत है जिसको तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते। तो चल विद्युत कौन सी होगी? जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सके, जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सके। तो आज जो जितना भी व्यापारिक स्तर के ऊपर जितना भी जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किससे हो रहा है? चल विद्युत के द्वारा हो रहा है। तो चल विद्युत में अपन ने और भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि सेल और बैटरी जो है, इसके अलावा जो है आपका जनरेटर है, इसके अलावा जो है आपका अल्टरनेटर है, ये सब जो है वो चल विद्युत के ही स्रोत हैं। और इनसे जो है आप क्या कर रहे हैं? चल विद्युत को जनरेट कर रहे हैं और ये चल विद्युत जो है वो तारों में प्रवाहित करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। तो ये सब जो थे आपके चल विद्युत के उदाहरण थे।
आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों विद्युत कार्य की, इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन, विद्युत कार्य, आप सबको पता होना चाहिए जो विद्युत चलित उपकरणों की मरम्मत करता हो, उनको सुधारने का काम करता हो, उनका अनुरक्षण करने का काम करता हो, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? विद्युत कार्य। तो विद्युत चलित उपकरणों की मरम्मत अनुरक्षण करने वाला कारीगर जो है उसे अपन क्या कहेंगे? विद्युत कार्य। तो यहां परिभाषा लिख देता हूं मैं, विद्युत चलित उपकरणों की मरम्मत व अनुरक्षण करने वाला कारीगर विद्युत कार्य कहलाता है। अब बात आती है विद्युत कार्य। तो विद्युत कार्य एक जो है वो ट्रेड है, आप सबको पता होना चाहिए। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस के द्वारा लगभग 32 ट्रेड हैं। इन 32 ट्रेडों में कुछ जो है वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, कुछ जो है इनमें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, और उनमें जो है एक आती है आपकी इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड है उसमें दो प्रकार के आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक तो डोमेन एरिया, एक तो आपने डोमेन एरिया में बांट रखा है और एक कोर एरिया में आपने बांट रखा है। तो जो डोमेन एरिया है उसमें तो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी या उससे संबंधित कोई भी ट्रेड है उसकी थ्योरी, और दूसरे में जो है आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल। और यहाँ कोर एरिया जो है उसमें आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आप सबको ये पता ही होगा कि इसकी मिनिमम योग्यता जो है वो 10th पास है, और ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। और बहुत ही यूजफुल कोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो है उसकी बाजार में कुशल कारीगरों के रूप में बहुत ही जरूरत है। आप सबको पता होना चाहिए बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर भी खूब वैकेंसियां निकलती रहती हैं। इसके अलावा वो अपना वर्कशॉप लगा सकता है, वो अनुदेशक बन सकता है, या अपना कोई पैनल का काम कर सकता है, या इलेक्ट्रिक वायरिंग का कर सकता है, जो डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। तो बहुत सारे जो है वो कार्य कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रीशियन का एक व्यवसाय जो है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और इसमें जो भी एडमिशन लेते हैं वो पूर्णतः सफल होंगे। जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा सीखना होगा। ठीक है।